हाँ जी, एक इनोसेंट से क्विज था, वो हो गया? किया नहीं, अभी करेंगे, वो पाइल अप होता जाएगा भाई। हाँ जी, आप लोग ऑनलाइन वालों कर लिया वो क्विज? ये बताएं। लेट मिला था। हाँ, असल में वो कश्मीर की वादियों में घूम रहा है ना, तो मैंने उसको कॉल करके पकड़ा, मैंने बोला भाई क्विज बना के दो किसी भी तरीके से। वो इस आश्रय में था कि आज देगा, बट हमने बोला कल ही दो। सही है। अच्छा भाई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कोई पंगा? क्लियर है? वी नीड टू असेस कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अलग चलेगा और फेयर वैल्यूएशन अलग चलेगी, तो हमें बस इस पर कंट्रोल रखना है। चलें अब इसी चीज़ को, जिसको मैंने काटा पीटी की थी लास्ट क्लास में, उसको हम खोल लेते हैं, जिसका नाम है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। सही है, इसी सवाल को लेके चलते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको एक मज़े की बात बताऊं तो आप थोड़ा सा अमेज भी होंगे इस पर, और आप फिर बताइएगा क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। अगर आपको एग्जामिनर एक ही सवाल में ये बोले कि अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग करो और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की अकाउंटिंग करो, आपके मज़े हो जाएंगे, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट वाली तो यहाँ चली रही होगी ना, खाली फेयर वैल्यू का डब्बा ऐड हो जाएगा। तो आई थिंक कि वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। क्या समझते हैं? देखो, आपने जो कल क्लास में मेरे साथ किया था, ये अमोर्टाइज कॉस्ट का डब्बा चल रहा था ना यहाँ तक, तो ये तो हो ही जाएगा। इसके अलावा बस दो चीज़ें ऐड करनी है, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू। क्लियर है? तो ये हिसाब किताब होगा। चलें, हमने कहा सर आज इसी सवाल को, ताकि आप कंपेरेबल रख सकें, इसी सवाल को हम कर लेते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से। अच्छा, ये बात आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको अब तक ये नहीं सिखाया कि कब आप कौन से मॉडल में जाएंगे, यानी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कब होगा, अमोर्टाइज कॉस्ट कब होगा, और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कब होगा। हमने कहा चलें जी भाई, अब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल शुरू करते हैं। वो कहता ही है कि भाई फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आपकी इनिशियल रिकॉग्निशन जो है वो ओनली फेयर वैल्यू पे। अच्छा, तो सर वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो क्या हो जाएगी? एक्सपेंस आउट। आपने कहा सर ये हो जाएगी एक्सपेंस आउट। अच्छा भाई, मैंने कहा भाई एक्सपेंस आउट क्यों हो जाएगी? उसने बोला भाई आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आते ही तभी जब आपने शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटी खरीदी हो, तो ये बेवकूफ़ी है ना कि उसको अमोर्टाइज करूं कयामत तक। अब पहली बार में फुर्सत में उसको क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट। और आप याद करें इक्विटी सिक्योरिटीज में भी यही करते थे, बस फर्क ये है कि वहां पे कुछ अमोर्टाइज नहीं होता, वहां पे कुछ अमोर्टाइज नहीं होता। अभी अभी बताता हूँ, प्रीमियम का भी बताता हूँ, आगे आते हैं। सही है। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? फेयर वैल्यू पे। उसका बताते हैं हम आपको अभी कि क्या करना है। सही है, चलें आगे। हमने कहा भाई इसके बाद जब इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होगी तो हम ऊपर आ गए और हमने कहा कि भाई 10,000 बॉन्ड परचेज किए हैं, 28 रुपये का एक है, जिसपे प्रीमियम दिया है कितने का? 2 रुपये पर बॉन्ड। अभी इन्होंने सवाल किया कि सर प्रीमियम का क्या करेंगे? मैंने कहा अभी तो फिलहाल तो कैपिटलाइज करेंगे, फिलहाल तो कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि वो कॉस्ट का पार्ट है, फेयर वैल्यू है ना। हमने कहा सर आपने यहाँ पे फेस वैल्यू रखी कितनी भाईजान? 28,000 इंटू 28,000 था, 10,000 है, 10,000 इंटू 28, 280 हो गया। अच्छा, इसमें आपने प्रीमियम पे किया 20,000 रुपये का, यह आ गया आपके पास 3 लाख रुपए। इसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी मुझे याद आ रहा है 2,000 थी, यह आ गया भाई। अच्छा, इसकी जो पहले दिन की एंट्री बनेगी ना, वो ये बनेगी सर इन्वेस्टमेंट डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश कितने से निकालूं भाई? 3,2 से निकालना है सर। एक्सपेंस कितना करूं? 2,000।
ये कितना आ गया 3 लाख रुपए। चलें अब इनके प्रश्न का उत्तर कि सर प्रीमियम का क्यों आपने एक्सपेंस आउट नहीं किया। भाई अगर मैं प्रीमियम को एक्सपेंस आउट करूंगा तो वो कभी भी फेयर वैल्यू पे डिपेक्ट नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि सर आपको तो वापस आखिर में ये रिडीमेबल किस पे होंगे, पार वैल्यू पे। तो मैंने कहा होंगे ना, उसके चेंजेस फेयर वैल्यू में खुद पार हो जाएंगे। क्योंकि आपसे मैं एक सवाल पूछूं, इस फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में फेयर वैल्यू के चेंजेस यानी फेयर वैल्यू गेन हो या लॉस हो कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो प्रीमियम उसमें खुद ब खुद खप जाएगा, तो आपको उसको अमोर्टाइज करने की कोई नीड नहीं है। यानी हम यहां पे एक चीज लिखते हैं ना, नथिंग विल बी अमोर्टाइज्ड। और उसकी लॉजिक दे रहा हूं, अमोर्टाइजेशन किसी चीज की भी इसलिए नहीं होगी क्योंकि तुम किसी भी लम्हे बेच सकते हो। तो बेवकूफ़ी है ना, कंप्यूटर को बोलो आईआरआर निकाल के दे, कंप्यूटर बोलेगा दिमाग खराब हो गया मुझे बता दो सही बेचेगा कब। नहीं आई बात समझ। तो आपको खुद नहीं पता कब बेचो, कल बेच दो परसों बेच दो, तो क्या लंबी करने की नीड है, नहीं। सिंपल फेयर वैल्यू पे रखो, कुछ अमोर्टाइज नहीं होगा, सब नेट हो जाएगा। क्योंकि सब कहाँ जाना है, पीएनएल। पहले बताओ पहली लॉजिक समझ आती है, क्लियर है, ओके। हमने कहा भाई नथिंग विल बी अमोर्टाइज, ये तो हमने बात तय कर ली। क्योंकि किसी भी लम्हे बेच सकते हो, तो आईआरआर किस वक्त तक का निकालोगे। आईआरआर तो निकलता ना कि आज पैसे डाल रहा हूँ यहां तक रखूंगा पैसे, तो वो बोलता है चलो ऐसे 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 अमोर्टाइज हो जाएगा। पर यहाँ पे तो पता ही नहीं है कहाँ तक रखूंगा पैसे, तो अमोर्टाइजेशन हो ही नहीं सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहा भाई सिंपल फेयर वैल्यू पे रखो, सब फेयर वैल्यू की गेन में खप जाएगा, अलग से अमोर्टाइजेशन की होशियारी करने की नीड नहीं है। हमने कहा चलिए जी सर ये भी बात समझ आ गई। अब आगे हमने कहा आप शेड्यूल बनाएंगे सर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। इसको थोड़ा सा यहाँ घसीट लेते हैं पीछे। इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, इसमें कैरिंग अमाउंट अलग से निकालनी नहीं है, बताता हूँ। या तो गेन आएगा या लॉस आ जाएगा, सही है भाई। ये हिसाब किताब है हमारे पैरामीटर्स। सर हम पहले भी तो किसी भी लम्हे बेच सकते थे, नहीं पहले भी तो किसी भी लम्हे बेच सकते थे, पर उस केस में आपका देखो अभी मॉडल बताऊंगा ना कब होते हैं। किसी ने बोला कि सर पहले भी तो किसी भी लम्हे बेच सकते हैं आप, पर जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मॉडल होता है ना, उसमें आपकी इंटेंशन होती है रखूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट में अगर ज्यादा चेंज आ गया तो बेच दूंगा। यहाँ पे क्या मकसद है, रखना ही शॉर्ट टर्म के लिए। किसी फर्क समझ आता है, वहां पे है लॉन्ग टर्म के लिए, वहां पे है ही लॉन्ग टर्म के लिए, अभी बताऊंगा आगे। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में है तो लॉन्ग टर्म के लिए, पर अगर तो कभी कुछ सोचा, अगर कुछ मूड बना तो बेचूंगा। तो यहां पे वो प्राइम इंटेंशन नहीं है, तो प्राइम इंटेंशन के फर्क की वजह से ये आ रहा है, क्लियर है। चलें हमने कहा भैया ओपनिंग बताएं, और ओपनिंग ईयर कौन सा है, 2020। नहीं ले लो ना जितने पे है, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा 3 लाख है ना, सॉरी हाँ वो तो एक्सपेंस आउट कर दी, माजरत 3 लाख सही है। अच्छा आप इंटरेस्ट बुक करेंगे, कूपन कितना था इसका, 10%। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 10% ऑफ 280, नथिंग विल बी अमोर्टाइज्ड, नथिंग विल बी अमोर्टाइज्ड। भाई जो इनकम है जो वो दे रहा है, हिसाब के साथ इंसान का बच्चा बन के रखो, इनकम खत्म करो, कहानी खत्म, लंबी करने की नीड नहीं। अमोर्टाइजेशन के पंगे कब आते हैं, या तो अमोर्टाइज कॉस्ट में या फेयर वैल्यू। देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की तो पंचायत है ही नहीं, वो तो वैसे ही कहाँ चली गई, एक्सपेंस आउट होगी, कहाँ चली गई, पीएनएल में। बचा प्रीमियम, वो भी आप अमोर्टाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको नहीं पता किस लम्हे बेचोगे। तो आपने कहा फिर करूँ क्या, भाई जो वो दे रहा है वो इनकम के तौर पे बुक करो, सिंपल, क्लियर है। अच्छा अल्टीमेटली मुझे लगता है क्लोजिंग भी 3 लाख आएगा, क्लैरिटी है। चलें जी, हमने कहा भाईजान यहाँ पे आप एक एंट्री बनाएंगे, कैश
या बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से भाई? और जो आपकी इन्वेस्टमेंट में 2000 रुपए का प्रीमियम चिपका हुआ है तो फेयर वैल्यू में खुद ही गुम हो जाएगा और कहाँ चार्ज हो जाएगा? पीएनएल में। आपको होशियारी करने की नीड नहीं है, किसी भी लम्हे बेच सकते हो। क्लियर है? वो बात है अपनी जगह। अच्छा भाई, हम गए मार्केट में, हमने देखा फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 299। तो भाई फेयर वैल्यू तो ओसीआई में भी यही चल रही थी। हाँ सर, फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू होगी ना, चाहे ये हो, ये तो आपकी अपनी अकाउंटिंग की मस्ती है कि इधर कर रहे हो या उधर कर रहे हो। चलें, हमने कहा भाईजान अब आप यहाँ पे आ गए और आपने कहा ये आ गया 299। आपका लॉस कितने का हो गया? कहाँ चार्ज होगा? अच्छा, टेक्निकली आपने जो प्रीमियम पे किया था ना उसमें से 1000 खप गया, तो वही तो कह रहा है कि भाई क्या दिन भर यही करते रहोगे, ऊपर नीचे वैल्यू को, सब कहाँ जा रहा है? पीएनएल में। तो बिला वजह अमोर्टाइजेशन और आईआरआर निकालने की कोई पंचायत नहीं करना आप। क्लियर है? चलें जी, हमने कहा कि भाई अब आप आ गए 2021 पे, पर इसकी पहले एंट्री बना लेना। क्या बनाएंगे 2020 में एंट्री? और कितने से? अच्छा, अब तो आप यहां पे यही रख दें, क्योंकि इनकम तो आप इस पे वैसे ही नहीं बुक कर रहे, इनकम तो इस पे वैसे ही नहीं बुक कर रहे ना, तो यहां पे कुछ भी लिख दो, 0 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ ये पता होना चाहिए पिछली बार कितने पे था। क्योंकि देखो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का अगर मॉडल है तो उसके अंदर मैंने आपको क्या सिखाया है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक्सपेंस आउट। हमने वो डाल दी। फिर सवाल पूछा ना सर प्रीमियम क्या क्या करेंगे, आईआरआर से अमोर्टाइज क्यों नहीं कर रहे? हमने जवाब ये दिया आप किसी भी लम्हे बेच सकते हैं, तो यू डोंट नो द स्पेसिफिक टाइम कि जहां तक आपने अमोर्टाइज करना है। तो वो कहता है प्रीमियम को एज इट इज रहने दो, और इनकम जो बुक करोगे वो कूपन पे करोगे, जो रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर है। यहां पे एक्चुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो इनकम जो सामने वाला दे रहा है वो आपकी इनकम है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीरियड कॉस्ट से एक्सपेंस आउट हो गई, प्रीमियम फेयर वैल्यू के चेंजेस में खुद ही एडजस्ट होता रहेगा, क्योंकि किसी भी लम्हे बिक सकता है। दोनों बातें क्लियर है? क्लियर है? ओके, ये आपके लिए अभी रिवाइज करा दिया। क्लियर है? अच्छा भाई, अब इनकम कितनी बुक करूं? 28,000। पैसे कितने आएंगे? यहां पे कितना बचा? 299। हमने कहा भाई 2021 में बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? ट्रांजैक्शन, अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की तो टेंशन ही नहीं है, वो तो वैसी पीएनएल में जा चुकी है। प्रीमियम खुद ही घूमता रहा है, हम सिर्फ इनकम बुक कर रहे हैं कूपन से। नथिंग हैज टू बी अमोर्टाइज। एक दफा अकाउंटिंग थ्रू पीएनएल कर दें और बाद में माइंड चेंज हो गया तो ओसीआई में कन्वर्ट करना चाहें तो हाँ बिल्कुल, डेट सिक्योरिटीज में हो सकता है, बट अगेन वो तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं। इसको हम कहते हैं रीक्लासिफिकेशंस, ओसीए फाइनल में। फिर वो बोलता है रेट्रोस्पेक्टिव सही करना है उसको, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज होता है, तो वहां पे भी तुम बचोगे नहीं। वो कैसे कहता है कैसे करना सही? रेट्रोस्पेक्टिव। अगेन वो भी आसान है, अगर तुम फाइनल पे इंशाल्लाह जब आते हो अगले 1 साल में तो वहाँ सीख लेना। सही है? सही है? कहा हो सकता है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हमने कहा ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब मैं सवाल में किया, मैंने कहा फेयर वैल्यू कितनी है? 283,400। हमने कहा भाई ये आ गया हमारे पास 283,400। तो ये 283,400 है आपका। इन दोनों का डिफरेंस लो, ये बिल्कुल ऐसा ही था, 15,000। तार कह रहे हैं सर अगर ये चेंज करेंगे तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। डेफिनेटली ये आपकी पॉलिसी है ना, या तो यहाँ रखूंगा या वहाँ रखूंगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विल बी कंसिडर्ड प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली। पर ये वाली इजाजत इक्विटी सिक्योरिटीज में है ही नहीं, चेंज कर ही नहीं सकते। जैसे आप फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कॉस्ट पे नहीं जा सकते, वैसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से फेयर वैल्यू पीएनएल पे और पीएनएल से ओसीआई में इक्विटी सिक्योरिटीज में पाबंदी है, क्योंकि उसकी बड़ी एक्टिव मार्केट होती है इस वजह से। क्लियर है भाई? चलें, हमने कहा यहाँ पे एक लॉस बुक हो जाएगा सर, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और
इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 15,600 से, ये हो गया हिसाब किताब। अमोटाइज नहीं हो रही, मार्क टू मार्केट हो रही है। हाँ वही तो, तभी तो कह रहा हूँ। तो वो कह रहा है कुछ भी अपनी तरफ से IRR में नहीं करना, मार्केट के चेंजेस में खुद ही गुम हो जाएगी वो, कितना चेंज करते रहोगे। चलें, हमने कहा 2022 कितने रखें यहाँ पे 283,400, ये फिर 28,000 आ गया, ये फिर 28,000 आ गया। अच्छा ये कितना बच गया 283,400। आपने कहा बैंक हो गया डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से भाई 28,000, ये तो वैसे ही चल रहा है। अच्छा अब आप मार्केट में गए, आपने कहा फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि सर एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं है ना। अब तो वही होगा जो एग्री हुआ था, आखिरी दिन पे आखिरी मौके पे वही पैसे मिलेंगे जो सामने वाले ने तय किए थे। तो इससे ऊपर तो कोई नहीं देगा ना मार्केट में, अब तो वापस आने पैसे। तो अब हमने कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में 3,400 का आपका लॉस है। क्लियर है? चलें, अब मैंने कहा कि भाईजान यहाँ पे आप फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा अब देखो उसने क्या बेवकूफ़ी की कि एक तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखा और आखिर तक ले गया, लेके जा सकता है, उसकी चॉइस है, कोई मसले वाली बात नहीं है। पर एक चीज़ अगर मैं तुम्हें सिर्फ प्रूफ करने के लिए, हो सकता है एग्जामिनर जाए, पता नहीं यहाँ तक ना जाए, कैलकुलेटर निकालो, मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा अभी कि इस चीज़ में, इस पूरे सिनेरियो में अगर मैं सारे गेन्स लॉसेस देख लूँ, गेन उतना ही आएगा जितना आना चाहिए था अमोटाइज कॉस्ट में, क्योंकि आपने आखिर तक रखा है। एक मिनट रुकिएगा बस भाई, क्या ये आपने पूरे 3 सालों में इनकम बुक की है? कितनी आती है? 84,000। ये सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए, क्योंकि देखो कल मैंने एरर कैसे पकड़ा था याद है? तुम लोगों ने भंड लगवाया था मुझसे, ये वाली फिगर लिखवा दी थी, पकड़ लेते ना एरर। तो ये आपके कॉन्सेप्ट पक्के होंगे तो गलती नहीं होगी। ये आ गया, ये पूरे 3 सालों में P&L में जा चुका है, सही है। अच्छा ये भी P&L में गया, बा खुदा कितना आता है ये 20,000 नेगेटिव, ये आ गया। अच्छा इन दोनों को अगर आप नेट करें तो कितना आता है? ये आता है। इसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी माइनस करते हैं, कितना आ गया? अच्छा अब आप ये सोचें कि अगर आप अमोटाइज कॉस्ट पे, अमोटाइज कॉस्ट का मतलब क्या है? मैं आखिर तक रखूंगा, कहानी खत्म, मैं आखिर तक रखूंगा, कहानी खत्म। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अमोटाइज कॉस्ट पे होते तो क्या करते? कैलकुलेटर निकालें। ये 84,000 तो आते ही आते आपके पास, 84,000, इसमें से 20,000 का प्रीमियम एक्सपेंस आउट होता, कितने बचते? 64,000। और 2,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कॉस्ट अमोटाइज होती, कितने बचते? यहाँ पे भी कितना आ रहा है? तो भाईजान जिस मॉडल से जिस चुरंगी पे पहुंचोगे ना, आंसर वही आएंगे, क्योंकि जब आखिर तक आप पहुंचते हो ना तो आपके पास कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल। देखो मुझे इसलिए सारी पीछे की बातें पता है क्योंकि मैं एक तो IFRS डेस्क का पार्ट हूँ इसके रिलेटेड, तो मुझे सारी लॉजिक पता है कि क्यों बना था, कैसे हुआ था, क्या इसके पीछे मकसद है। तो ये चेक करने का तरीका है। अबे बच्चा बोलते ना सर वैसे तो बैलेंस शीट टैली हो जाती है, पता लग जाता सही किया नहीं किया, तो यहाँ पे ये देख लेना। हाँ अनलेस के अल्लाह ने करे एग्जामिनर नहीं भंड मार दिया तो तुम टेंशन में आ जाओगे, जबकि लॉजिकली होना नहीं चाहिए। पहले बताओ कहानी समझ आई? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है जो मैंने अभी बताई? वैसे ये लोग एक चाय नहीं देते, आज दो देके गए। वाह भाई। क्लासिफिकेशन एरर मतलब कहा, इसको कॉपी करना है आप लोगों ने, हो गया साथ साथ। चलें हम आगे आएंगे ना, राइट इशू शेयर्स में होगा ना, मैंने बताया था तुम लोगों को इशू है करेगा ना। मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट आएगी ना, वो तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश सिंपल जितने मैंने पैसे दिए ये तो बताया था मैंने।
इसकी टेंशन नहीं लें। सर क्या इंटरेस्ट इनकम की कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं? कंपाउंड एंट्री कैसे, मतलब पूरे सारे सालों की एक साथ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जिस साल में मरे हुए हम उस साल की बनाएंगे ना पहले, फिर अगले साल में मरेंगे उसकी बनाएंगे, फिर अगली। कंपाउंड एंट्री से क्या मुराद है जानी? आपने बोला 3 साल की बना लिया, खुद उसको बाइफरकेट कर लियो, आगे देख लियो, जिस साल में है उस साल की। नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग आएगा, लॉस अलग आएगा। कहा कह रहे हैं सर ओसीआई से करना था, पीएनएल से कर दिया। हाँ, सवाल ऐसा आ सकता है एरर वाला कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से करना चाहिए था, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से कर दिया। तो उस केस के अंदर आप लोगों ने उसको सही करना होगा, जिसको हम कहते हैं करेक्शन ऑफ एरर। 2 शेड्यूल को सामने रखेंगे, बन जाएगा। क्लैरिटी है? चलें जी, अब ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलें, प्रश्न से पहले इसको तो हम साइड में करते हैं, हम एक पास पेपर भी कर लेते हैं आपके लिए आज, फिर इशूअर इन्वेस्टर दोनों करेंगे। चलें, हमने बोला हेडिंग डालने अपने पास कंडीशंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज। कंडीशंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज। अच्छा, आप मुझे आप एक एक करके बताएंगे, आप लोगों ने अभी मेरे साथ कितने मॉडल किए हैं इसके? एक ये है, गलत तो नहीं है इसमें कुछ? हमने कहा, आपने कहा फेयर वैल्यू ओसीआई और सही है भाई, ये हिसाब किताब है। ये 3 चीज़ें हमने सीख ली हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग सीख ली। अब सिर्फ ये देखना है कि यहाँ कब आऊँगा, वहाँ कब जाऊँगा और वहाँ कब जाऊँगा। आए सीखते हैं। हमने कहा सर हम यहाँ पे अमोटाइज कॉस्ट पे तब आएंगे जब हम कहेंगे हमने इसको रखा हुआ है होल्ड टू कलेक्ट solely principal एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब ये आपको पहले दिन बताता मैं तो भाग जाते आप लोग कि पता नहीं क्या बोल रहा है ये, अब समझ आएगा। वो बोल रहा है कि भाई जब आपकी नीयत ये है कि आपने उसको होल्ड किया हुआ है कलेक्ट करने के लिए सोली प्रिंसिपल और, यानी आपने आज लिए पैसे, आपने कहा मैं इससे इंटरेस्ट कमाऊंगा और अपना प्रिंसिपल लेके घर, तो कौन सा मॉडल? समझ आई? सिर्फ इंटरेस्ट कमाना है और प्रिंसिपल वापस लेके घर निकलना है। यही किया था ना अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया था। चाहिए ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, बात क्लियर है जल्दी से। ओके, अब आते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। मैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा। होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स but will sell if prices are favorable। अगर तो मूड हुआ कभी प्राइसेस इतनी ऊपर गई तो बेच दूंगा, पर मेन इंटेंशन इज टू कलेक्ट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की कलेक्शन को हम इसकी जबान में कहते हैं SPPI।
लिख लेना अपने पास, SPPI सोली प्रिंसिपल पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट, ये IFRS 9 खुद कहता है, ऐसे बोलो। जब IFRS 9 पहली बार आया था ना, क्योंकि ऐसी बात है जब नया स्टैंडर्ड आता है तो पूरी दुनिया उसको अप्लाई करने में थोड़ी गलतियां करती है, हम तो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट थे, तो मैंने ऐसे ही ना डब्बा बनाया था और ये वही डब्बा एज इट इज पेपर में छप के आ गया था कि यहाँ कब आएंगे, यहाँ कब आएंगे और यहाँ कब आएंगे। तो बच्चे ने लेट के किया था उसको मजे से। सीधी सी बात है भाई, ये मतलब उसने लिख के भी दिया पर आगे पीछे कर दिया था, बोलो बताओ सही जगह उसको पार्क कर दो, यहाँ से वहाँ कर दिया बच्चे ने, यहाँ से वहाँ कर दिया। तो ऐसा इंशाल्लाह हो सकता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ हो जाए। ये वाला सवाल आ जाए ऐसा कि इसकी वजह से IRR पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो बता सकते हो ना कि कम होगा या ज़्यादा होगा। तो वो नई नई चीज़ें खैर आविष्कार कर सकता है। खैर हमने कहा मैं आपसे पूछूं, मैंने आज डेट सिक्योरिटी खरीदी, मेरी इंटेंशन है मैं इसको रखूंगा आखिर तक, बट अगर तो कहीं फ़ायदा दिखा तो बेच दूंगा, अगर तो फेयर वैल्यू थ्रू, तो इसमें भी तो प्रीमियम और जो भी डिस्काउंट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट सब अमोर्टाइज होता है ना, क्योंकि लेके तो आखिर तक जाना है। तो फेयर वैल्यूएशन की दुनिया अलग चलती है। अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, अभी सिखाया, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है, एक्सपेंस आउट। पंगा किसका बचता है, प्रीमियम का। वो कहता है प्रीमियम को भी आपने अमोर्टाइज नहीं करना, क्योंकि नथिंग हैज टू बी अमोर्टाइज, क्योंकि यू डोंट नो द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू सेल इट। अगले लम्हे बेच दो, 2 दिन में बेच दो, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास थोड़े से ज़्यादा पैसे आए, मैंने कहीं पैसे डाल दिए, पर ऐसी जगह डाले मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ, किसी वक्त किसी लम्हे निकाल सकता हूँ। तो क्या मुझे पता है कितने अरसे के लिए रखूंगा, नहीं। तो उसके लिए अमोर्टाइजेशन की लॉजिक बनती है, नहीं। तो अभी रिकॉल करा दिया वो। खैर, तो उसमें समझने की बात यह है कि इनकम रिकॉर्ड होती है फेयर वैल्यू थ्रू P&L में सिर्फ कूपन रेट पे, और कहानी खत्म हो जाती है। सही है। तो हमने कहा कि सर हम यहाँ पे इसको अलहदा करते हैं, इसको अलहदा करते हैं, ये तो सिंपल है। हाँ भाई, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। पहले बताओ कहानी क्लियर है, ये तीनों लिख लें। पहला पास पेपर सिर्फ 7 मार्क्स, विजिबल है आपको? ओके। मैं करवाऊं? हो रहा है? अच्छा, इस बैच की इतनी लग थी ना, जैसे डैम में ये आया ना 2020 में, तो इससे इस 2020 से एक पहली अटैम्प्ट में ना बड़ा खतरनाक पेपर आया था। तो मेरा जो उस वक्त फिजिकल क्लासेस होती थी, ये ऑनलाइन नहीं होती थी, तो मेरा जो रिफ्रेशर का बैच बना था ना 350 का बना था, मतलब लड़ाई होती थी कि जगह पे। तब जैसी बात है, फिर वो बारियाँ लगती, 2-2 बैचेस चलते थे फिजिकल वाले। हिस्ट्री थी वो, 350 बच्चों में से ना 345 पास हुए थे। उसमें मतलब कारनामा क्या हुआ था, एक इफेक्ट का सवाल करवाया था मैंने, सेम आया था, ये लग गया था, कंसोल लग गया था सेम। मैंने ICW से उठाए थे, वहाँ उसने भी वहीं से उठा लिए। अब बच्चे के 20 नंबर का कंसोल, 7 नंबर का ये, 27 हो गए, ऐसा ही है। और एक और कौन सा बताया मैंने तुम्हें, इफ्रिक 1, 12 नंबर, 40 नंबर ये हो गया, 10 नहीं निकाल सकता। और MCQs थे, तो बच्चे ने बोला वहीं पे ही। एक बच्चा मुझे मैसेज किया, बोला सर मेरा आगे करने का दिल नहीं हो रहा था। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, आगे करने का दिल नहीं हो रहा था? बोला मैंने शॉर्ट में ही निकाल लिए थे सारे सवालात, एक्सेप्ट कंसोल, वो लॉन्ग में आता है। इंशाल्लाह तुम लोगों के साथ भी यही होगा। इस बार कैश फ्लो तो तुम्हें बहुत हलवा दिया था उसने, मज़े का सवाल था, डायरेक्ट मेथड था, बट उसने जो चीज़ें अदर एक्सपेंसेस में छुपाई हुई थी ना, वो पकड़नी थी। आई थिंक इतना दिमाग तो चल गया होगा कि अदर इनकम 2 मैच हो रही थी, गेन और डिस्पोजल भी मैच हो रहा था उसमें, और फेयर वैल्यू गेन भी उसमें मैच हो रहा था। एक चीज़ उसने अदर एक्सपेंसेस में नेट की हुई थी।
मुझे लगता है बच्चों ने जब नीचे कमेंट्स किए ना तो 15 नंबर आराम से निकाले होंगे बच्चों ने। हाँ बिल्कुल, करवाया भी था ऐसा हमने। तो इंशाल्लाह लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, ऑडिट में भी लगेगा, बेफिक्र रहो। हाँ जी, डन विद द समरी ये बना रहे हैं, आखिरी वाला बना रहे हैं। भाई जिसने यहाँ पे बना लिया वो तो भेजे ना यहाँ पे। हाँ जी, समीन, ताहा, मुस्तफ़ा, खिजरा, आयशा, जल्दी। चलिए शुरू करें। ओके जी, देख लेते हैं, एक एक बंदे से एक एक चीज़ पूछ लेते हैं, सही है। यानी तुम बताओ क्या यहाँ पे बिजनेस मॉडल अमोर्टाइज कॉस्ट में होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल सही लिखा हुआ है? तो सेल हटा दूँ? पक्की बात है भाई। आप लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन वालों कि क्या ये सही कह रहे हैं कि सेल नहीं आएगा? पक्का? चलें, ये हटा दिया मैंने, आप लोग कह रहे हैं इसलिए गया ये। SPPI सही है, कुछ भी नहीं करना, ये हो गया। चलें आगे, कैटेगरी इक्विटी सिक्योरिटी आएगा? क्यों भाई? अमोर्टाइज थोड़ी ना होती है इक्विटी, कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है उसका, सही है। तो आपने कहा सर ये तो नहीं आएगा, प्लीज़ हटा दें इसको। ओके, सिर्फ डेट। फेयर वैल्यू प्लस, सही है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सही है। वेरी गुड भाई, ये भी हो गया हिसाब किताब, डन। तो ये बन गई करेक्ट समरी। उधर आ जाएं बराबर वाली चौरंगी पे, होल्ड टू कलेक्ट, पक्का? चलें, यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप सर ऐड करें एंड सेल। ये तो कह रहा नो कंडीशन, SPPI होना चाहिए सर। ओके, डेट सिक्योरिटीज, हाँ जी। फेयर वैल्यू, वेरी गुड यार। और बाद में ये हटा देंगे यार, कैसे मजे का सवाल है। देखो आगे ये कह रहा है होल्ड टू सेल, SPPI नो कंडीशन। चलें, ये हो गया डन। इक्विटी सिक्योरिटीज, फेयर वैल्यू प्लस, क्योंकि वो एक्सपेंस आउट हो जाती है। सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू, कह रहे भाई। तो मुझे बताओ, आपने जब IFRS 9 देखा, ऑब्वियसली हमने डेट सिक्योरिटीज़ को शुरू किया, दैट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज डिफ़िकल्ट थिंग, बट क्या उसमें कोई मसला है? सही है जी। तो अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, उसके अंदर हम खाली इशूअर की तरफ चलते हैं, उसको हल्का सा छेड़ के वापस आ जाते हैं, सही है। क्योंकि वहाँ पे सोली प्रिंसिपल, पेमेंट एंड इंटरेस्ट नहीं होता ना। मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट खाऊंगा, मैं तो फेयर वैल्यू गेन भी खाऊंगा, कभी भी बेचूंगा, सही है। इसलिए SPPI नहीं है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी बाद में किस पे रखोगे? फेयर वैल्यू पे, सही है किसी तरह। तो मतलब बाद में किस पे रखोगे वो लिख के दे दो, ये लिखना है। ये तो देखो भेज दूंगा ना अभी PDF, कसम से, सही है। ये हो गया हिसाब किताब इसका। अब चलते हैं इशूअर पे। देखो इसके बाद जो मुझे टॉपिक की जल्दी है ना, वो है लीजेस। गेम्स लगे उसमें, मज़ा आएगा उसमें। कल हम 2 घंटे की क्लास रखेंगे, कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करनी, पर वाइंड अप नहीं हो पाएगा, पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स करने हैं हमें, फिर वाइंड अप करेंगे। चले, फिर हमारे पास टाइम है लीजेस के लिए, वो शुरू करेंगे। पर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ा आएगा उसमें। खैर, हमने कहा यहाँ पे हम किस भाई की अकाउंटिंग सीखें? इशूअर अकाउंटिंग। इशूअर के बाद आपका दुनिया का हर रंगो नस्ल का पास पेपर आपसे हो सकता है, सही है। वंस वी आर डन विद इशूअर। आगे
हमने ये कहा भाईजान, हम कह रहे हैं कि पहले तो कंपैरिजन सीखें। यहाँ पे मसला ये है कि ये जो कूपन पे करता है उसके लिए ये क्या होता है, उसके लिए क्या होती है, इनकम। पक्की बात है ना, अभी सीखा था हमने। तो हमने कहा भाई ये तो कूपन रिसीव करेगा तो इसकी इनकम। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे IRR का मतलब क्या था, कैसे, अभी प्रूफ करता हूँ। आप तसव्वुर करें कि इसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की, सही है। इसने ट्रांजैक्शन को, देखो ये बड़ी बारीक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। इसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की, इसने बोले तो इशूअर ने अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पे किया है तो उसको एक तो ऊपर कूपन देना है, मजीद उसने ये भी अपनी जेब से लगा दिया। तो इसने फाइनेंसिंग ऑब्टेन करने के लिए इंक्रीमेंटल कितने खर्चे किए, 2, एक कूपन, दूसरा। तो इसकी वजह से IRR मतलब एक्सपेंस ज्यादा होगा। कहानी समझ आ रही है? चलें जी, हमने कहा मतलब एक्सपेंस ज्यादा होगा, इसमें कोई शक व शुबा, क्योंकि आप लॉजिकल चलेंगे तो गेम आसान है। ऑनलाइन में तो जल्दी बताएं, कोई मसला, क्लैरिटी है? ओके, आगे हमने कहा भाईजान एक और चीज, अगर इशूअर डिस्काउंट देगा, एक और एक्सपेंस हो गया, क्योंकि एक तो ये 80 पैसे कम ले रहा है और वापस तो एक मजीद बल्ली आ गई इसके ऊपर। तो इससे इसका जो IRR है, क्योंकि इसका एक्सपेंस ये हो जाएगा भाई। अच्छा, अब आप ये बात बताएं, इसने प्रीमियम रिसीव किया तो इसका IRR कम हो जाएगा, मतलब एक्सपेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इसके लगाए गए एक्सपेंसेस में कमी हो जाएगी। तो पहले बताओ, IRR का कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू इशूअर समझ आता है कि यहाँ पे IRR का मतलब है भाई एक्चुअल एक्सपेंस, वहाँ पे IRR का मतलब था एक्चुअल कमाई। तो अगर मैं यहीं पे ही ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करूँ, तो जल्दी बताओ, अगर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करता है तो इसका IRR कम हो जाता है, क्योंकि इसकी कमाई गई इनकम में कमी हो जाती है। अच्छा, अगर ये डिस्काउंट रिसीव करता है तो इसका IRR ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ये प्रीमियम पे करता है तो इसका IRR, प्रीमियम पे करता है, कम हो जाएगा ना। तो देखो, ये तुम्हारे लिए एक समरी बना दी, ये करेगा तो क्या होगा, वो करेगा तो क्या होगा, सही है। क्या इशूअर की अकाउंटिंग सीखी? नहीं, इशूअर की अकाउंटिंग अभी किसकी सीखी है? इन्वेस्टर की। पर इशूअर की मतलब ऑब्वियसली
फुटिंग में जाने के लिए हमने सबसे पहले काम ये कर लिया कि समझ लिया कि वहाँ पे जार्गन्स क्या क्या हैं, क्लैरिटी है। तो इशू है को कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं और फिर पास पेपर्स करते हैं, सही है जी, चलें ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हमारी 11 तक थी ना क्लास, मतलब अभी 10 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो सकता, ओके अल्लाह हाफ़िज़। क्विज़ आ जाएगा प्लीज़ वो कर लेना।